नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी में 41 साल का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी है। एक वक्त ऐसा भी था कि मैच में जब जर्मनी 3-1 से आगे थी, लेकिन फिर भारत ने जबरदस्त खेल की वापसी की। गोलकीपर श्रीजेश ने भी बेहतरीन गोलकीपिंग करते हुए जर्मनी को कोई बढ़त लेने का मौका अंतिम क्षणों में नहीं दिया। सिमरनजीत सिंह ने 3 गोल करते हुए भारत की मैच में वापसी कराई। 41 साल बाद हॉकी में मिले ओलंपिक पदक से झारखंड सहित देश भर में इस वक्त जश्न का माहौल है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां लोग इस वक्त जश्न मनाते हुए और अब लोग महिला हॉकी टीम से भी ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम गोल्ड और सिल्वर से चूक गई, लेकिन कांस्य पदक की उम्मीद अब भी बरकरार है। सेमीफाइनल में भारत की बेटियों ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम भले ही गोल्ड और सिल्वर से चूक गई, लेकिन अब भी कांस्य की उम्मीद बरकरार है। सेमीफाइनल मैच में भारत की बेटियों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अर्जेंटीना के हाथों ने 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मैच के दौरान निकी प्रधान के गांव में गजब का उत्साह देखा गया। सभी गांव वालों ने एक साथ मैच देखा। निकी के माता पिता के साथ पूरे गांव ने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीतेगी। खेल में कोनो कमी नहीं था और आगे कांस्य पदक के लिए फिर देखना है। कांस्य पदक जरूर मिलेगा। इतना बेहतरीन खेल दिखाई है जो तारीफ के काबिल है, और हम लोग भले सिल्वर और स्वर्ण पदक से वंचित रह गए, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि कांस्य पदक हम लोग जरूर लाएंगे। टोक्यो में ओलंपिक का मैच चल रहा है, लेकिन उत्साह हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा में भी थी। टीम इंडिया में सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे ने भी पूरा दमखम दिखाया। सलीमा के गांव में टेंट लगाकर सेमीफाइनल मैच देखने की व्यवस्था की गई थी। सेमीफाइनल मैच में हार से लोग थोड़े मायूस जरूर हुए, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि सेमीफाइनल खेलकर भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। सिमडेगा से श्री राम के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 खूंटी। दुमका के मसानजोर डैम का जलस्तर 386.10 फीट पर पहुंच चुका है और बुधवार की सुबह डैम के 11 फ्लड गेट से मयूराक्षी नदी में पानी छोड़ा गया, लेकिन डैम के जलस्तर पर नियंत्रण नहीं पाने से सभी 21 गेट से पानी इस वक्त छोड़ा जा रहा है। यहां डैम का नियंत्रण पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन है। केंद्रीय जल आयोग के मसानजोर स्थित बाढ़ नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार डैम के ऊपरी भाग से बारिश का पानी घुस रहा है। डैम का पानी से दुमका शहर में, जो डैम से इस वक्त पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, उससे दुमका शहर में बाढ़ नहीं आए, इसे लेकर प्रबंधन सतर्क नजर आता है। यहां फिलहाल डैम का जलस्तर खतरे के निशान से 404 फीट से 18 फीट नीचे है। इधर डीसी ने खुद जाकर डैम का जायजा लिया और कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश भी उन्होंने दिए। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने कारो गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा है। यहां हाथियों का झुंड 3 दिनों से जंगल में डेरा डाले हुए है। रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र के हाथी भगाव दल ने देर रात तक कारों में हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने को लेकर भरसक कोशिश की, लेकिन सुबह होते ही हाथियों का झुंड एक बार फिर से कारो गांव में आ धमका। हाथियों के झुंड में 8 हाथी, जबकि एक हाथी अकेला भी भटक रहा है और हाथियों ने उत्पात मचाते हुए उरबा, बेआंग और कारों में खेतों में खड़ी फसल को रौंद दिया। हाथियों का आतंक का आलम यह है कि किसान हाथियों के डर से खेतों में रोपने के लिए भी नहीं जा पा रहे। गढ़वा जिला में बालू माफिया का राज चल रहा है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कोई भी अधिकारी आगे नहीं आ रहा है। गढ़वा सदर प्रखंड के मिढ़ना, लापो और बिलचंपा में
हर रोज राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके अभी तक जिले में अवैध बालू का खनन के कार्य को रोका नहीं गया। यहां से लगभग 70 से 100 ट्रक बालू उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं, जिसमें प्रति ट्रक बालू माफिया 30,000 रुपए ले रहे हैं और सरकार के राजस्व को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जबकि नदी से अवैध बालू का उठाव कर कोयल और दानरो नदी के अस्तित्व पर खतरा जो है वो पैदा कर रहे हैं ये बालू माफिया। गोड्डा में ललमटिया ईसीएल कोयला खदान से सटे लोहंडिया गांव में ईसीएल की ओर से लगातार हो रही ब्लास्टिंग से लोग दहशत में हैं। यहां ब्लास्टिंग से जहां घरों और सड़कों में दरारें आ गई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस ब्लास्टिंग की वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में दरार है, सड़कों पर जो है वो दरार नजर आती है। कल रात एक घर का आधा हिस्सा ईसीएल के खदान में धंस जाता है। यहां लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे कई घरों की दीवार बीच से टूट चुकी है। इसकी सूचना लोगों ने ईसीएल प्रबंधन को भी दी है, लेकिन अब तक प्रबंधन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौके पर मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस केवल खानापूर्ति के लिए पहुंची, जरूर हाजिरी बनाई और यहां से लौट गई। लोगों को अब उनके घरों में रहने में भी डर लग रहा है। खदान में समाने की आशंका इनके मन में 24 घंटे बनी हुई है। आपको बताते चलें कि खदान के भीतर से स्थानीय लोग कोयला निकालते हैं, जिससे खदान में कई सुरंग बन चुके हैं जो लोहंडिया गांव तक फैली हुई है। ऐसे में ब्लास्टिंग से गांव में कभी भी कहीं की भी जमीन धंस सकती है। वजह से गिरा और क्या से गिरेगा। कहाँ का ब्लास्टिंग? यही खदान खदान का। कितने बजे ब्लास्टिंग होता है? ब्लास्टिंग तो वही 2:30 बजे डेली होता है। हाँ डेली होता है। आप लोग कभी सूचना नहीं दिए कि घर गिर रहा है हम लोग का? सूचना सब दिया हुआ है। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। तो रात को ये गिरा है। कितने बजे की घटना है? वही लगभग 1-1:30 बजे का। रात में 1 बजे रात में करीब गिरा। ब्लास्टिंग बगल में सीएल माइन में इसमें इसी तरह गिरे। आप लोग सूचना नहीं दिए थे कि सीएल के ब्लास्टिंग की वजह से घर में दरार आ गया? सूचना तो हम लोग गए थे, कितने साहब आए देखे, मैं कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। कार्रवाई नहीं हुआ। अभी जो घर गिरा तो सूचना दिए? अभी तो सूचना तो प्रेस वाला आया तो लिख के भेज के गया। नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने के निगम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जनप्रतिनिधि अब खड़े हो चुके हैं। डिप्टी मेयर ने खुद नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया। रांची के नागरमल मोदी सेवा सदन को तोड़ने के आदेश को लेकर नगर आयुक्त और जनप्रतिनिधियों में ठन गई है। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ और डिप्टी मेयर ने नगर आयुक्त के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा कि अस्पताल को तोड़ने के आदेश देने से पहले उसे रेगुलराइज करने का समय देना चाहिए। उन नियमों को लागू करने के पहले सबसे पहले तो एक प्रयास जरूर करना चाहिए रेगुलराइजेशन का। और मैं समझता हूँ आज के दिन सभी ऐसे अवैध भवनों के लिए एक प्रयास राज्य सरकार का होना चाहिए। बीजेपी सांसद ने तो इसे नगर आयुक्त का तुगलकी फरमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण 1958 में हुआ, तब नगर निगम का अस्तित्व भी नहीं था। बावजूद निगम ने तुगलकी फरमान जारी कर अस्पताल को तोड़ने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 1-2 फ्लोर का नक्शा पास नहीं हुआ है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था निकालना चाहिए। जुर्माना भरने के लिए वे रांची के लोगों के साथ भीख मांगने तक को तैयार हैं। 1-2 फ्लोर का नक्शा नहीं पास हुआ तो उसका भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ना, कि अस्पताल को तोड़ दो। ये दोहरी नीति क्यों? एक तरफ झारखंड के माननीय एक मंत्री जी का होटल इंक्रोचमेंट में नदी के ऊपर बना है और उसमें न्यायालय का आदेश है, उधर उनकी निगाह नहीं जा रही है कि उस होटल जो नदी के इंक्रोचमेंट एरिया में बना है उसकी ओर नहीं तोड़ रहे हैं। हाँ, एक अस्पताल को तोड़ दो जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। राजधानी रांची में करीब 2 लाख घर बगैर नक्शे के हैं। इनमें होटल एमराल्ड भी शामिल है। ये होटल मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी के नाम पर है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन नगर आयुक्त का कहना है कि आदेश का हर हाल में पालन किया जाएगा। जो समय सीमा निर्धारित है उसी के तहत ये हटाया जाएगा। अगर इसमें कोई
कोऑपरेट नहीं करता है तो वो राशि की वसूली भी जो हटाने में खर्च निगम को आएगा वो भी संबंधित व्यक्ति के दुकान, मकान, संस्थान जो अवैध संरचना है उससे वसूली जाएगी। नगर निगम ने अपर बाजार के 12 भवनों को तोड़ने के आदेश दिए हैं, जिसके खिलाफ चैम्बर कोर्ट जाने की तैयारी में है। जबकि हरमू नदी में बिल्डिंग बायलॉज के कारण नगर के प्रतिनिधि भी हाईकोर्ट में PIL दायर करने वाले हैं। लेकिन अब सेवा सदन को तोड़ने के आदेश ने झारखंड की राजनीति को गर्म कर दिया है। दिल्ली से अमितेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूरे राज्य में भय का माहौल व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार में बुलडोजर राज चल रहा है और गरीब लाचार मजदूरों के लिए बने हुए सेवा सदन को बंद कर दिया गया और उसे जबरन तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि सेवा सदन नगर निगम के अस्तित्व में आने से पहले ही बना हुआ है तो फिर इसे तोड़ा क्यों जा रहा है। राज्य में भय का व्याप्त माहौल है और राजधानी में तो बुलडोजर राज चल रहा है हेमंत सरकार के कार्यकाल में। अब आप देखिए, जिन गरीबों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियों को खड़ा किया उनको बरसात के मौसम में बेदखल कर दिया जा रहा है। और तो हद तब हो गई जब इन्होंने नागरमल सेवा सदन हॉस्पिटल, जो इस शहर का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उसको इस कोरोना काल में उन्होंने बंद कर दिया और तोड़ने का आदेश दिया। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस बुलडोजर राज का वो खात्मा करे और लोगों को रिलीफ दे और सेवा सदन जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल को कोरोना काल में तोड़ने का औचित्य समझ से परे है। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोले जाने पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब देश के कई बड़े मंदिर खुल चुके हैं, वैसे में सावन महीने में भी बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने सरकार से अब भी अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यालय का उद्घाटन किया। मैं कह रहा हूँ कि देश के कई एक महत्वपूर्ण जो मंदिर है वहाँ दर्शन भी हो रहा है, वहाँ पूजा भी हो रहा है। और देवघर जहाँ पूरे सावन में बाबा धाम में पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं, तो कोरोना का जो गाइडलाइन बना करके और लोगों को दर्शन कराते, लोगों को पूजन कराते, तो मैं समझता हूँ कि भाई लोगों को ये तकलीफ नहीं होती, लोगों को दुख नहीं होता। लेकिन जानबूझ करके राज्य सरकार ने लोगों को इजाजत नहीं दी। जज उत्तम आनंद हत्याकांड की गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी। मामले को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही धनबाद में दर्ज केस को भी टेक ओवर किया गया है। जल्द ही जांच के लिए सीबीआई टीम धनबाद पहुंचेगी। जज हत्याकांड की जांच सीबीआई के हवाले। सीबीआई करेगी जज हत्याकांड की जांच। झारखंड में जिला और सत्र न्यायाधीश रहे उत्तम आनंद की मौत का रहस्य अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई सुलझाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की तफ्तीश करेगी कि किस तरह से इस जज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास अनुशंसा का पत्र भेजा गया था। उसके बाद गृह मंत्रालय से वो पत्र डीओपीटी गया और डीओपीटी के बाद इस मामले पर जब सीबीआई से इस मामले की जानकारी मांगी गई, उसके बाद सीबीआई इस मामले पर तफ्तीश करने के लिए तैयार हो गई। जज उत्तम आनंद हत्याकांड को अब सीबीआई खंगालेगी। सीबीआई ने केस टेकओवर के बाद एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। अब तक एसआईटी की ओर से की गई जांच का सारा दस्तावेज भी हैंडओवर ले लिया है। शनिवार को ही झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मानते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हम लोग जांच कर रहे हैं, जब भी कोई दूसरी एजेंसी जब भी लेना चाहे वो आकर के ले लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा जांच चल रहा है। अभी तक सभी पहलुओं पर हमारा ही अनुसंधान चल रहा है। दरअसल 28 जुलाई को कोयला नगरी धनबाद में सुबह सुबह जस्टिस उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो किनारे जाकर उन्हें टक्कर मार देता है, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। इसी बीच जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
जज उत्तम आनंद का जबड़ा और सिर की हड्डी कई जगहों पर टूटी हुई थी। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई थी। 3 जगहों पर बाहरी चोट के निशान थे, जबकि 7 जगहों पर अंदरूनी चोट का जिक्र है। जज हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक संज्ञान ले चुका है। हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। गुमला में एक वृद्ध महिला को वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के नाम पर 2000 रुपए और एक देहाती मुर्गे की मांग कर दी गई। पेंशन दिलाने के नाम पर प्रखंड कार्यालय पालकोट के एक कर्मी ने ये मांग रखी और इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक महिला को पिछले 1 साल से वृद्धा पेंशन नहीं दी गई है। इस मामले में गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि बीडीओ को जांच के निर्देश दिए गए हैं, दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2000 कच्चा मांगा थे और देहाती मुर्गा के मांगे थे? नाजीर हो और वो मोर तो केहू न खाए तो मैं कहाँ से देमू? गरीब आदमी एखन तो मैं कच्चा खोज के आहो भाड़ा। कहाँ है इसे खन? नजीर बाबू जा एखन डीसी जब मिले मैं आ। एक न्यूज़ आया हुआ था तो हम लोगों ने इसका कटिंग करके वीडियो को दिया हुआ है और इस संबंध में वो जांच कर रहे हैं। धनबाद में सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। गोमो लोको बाजार स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में छात्र और छात्राओं के साथ अभिभावकों ने देखिए किस तरीके से बवाल काटा। इस दौरान अभिभावकों ने प्रिंसिपल सुजीत चक्रवर्ती की पिटाई तक कर दी। छात्रों ने प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप लगाया है। बाद में स्कूल प्रबंधक देवेंद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा जो है वो थोड़ा कम हुआ। वहीं 16 अगस्त से 17 सितंबर के बीच कम अंक वाले छात्रों की परीक्षा लेने पर सहमति बनी। हालांकि प्रिंसिपल ने भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि हम लोग उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, जो उनके पास हम लोग दूसरे टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते थे। हम लोग सुजीत सर के पास ट्यूशन नहीं पढ़े, इसलिए हम लोग का नंबर बहुत खराब दिया है। थ्योरी में भी मार्क्स काटा है और फिर बाकी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत तो ठीक दिया ही है, लेकिन ऐसा तो करना नहीं चाहिए। हम लोग तो लाइफ तो बर्बाद कर ही दिया ना। अब जितने भी स्टूडेंट्स कम मार्क्स वाले थे उन लोगों को 90% दिया गया और क्या बोल सकते हैं। और कहीं एडमिशन हम लोग को करने के लायक नहीं छोड़ा है, आर्ट्स भी लेने के लायक नहीं छोड़ दिया हम लोग को। क्या करेंगे बोलिए आप ही लोग।